हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आपको पढ़ा रहा था धातु अधातु। धातु अधातु में मैंने आपको अभी बताया था धातुओं का जो अयस्क होते हैं, खनिज होते हैं, उसका हमने वर्णन किया। उन्हीं अयस्कों के द्वारा हमें धातु का निष्कर्षण करना होगा, यानी हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी होगी, क्योंकि हमने उसमें बताया है कि अयस्कों से ही धातुओं का निष्कर्षण होता है, जिसमें सरलता से और अधिक मात्रा में हम धातु प्राप्त करते हैं। लेकिन धातु का निष्कर्षण करने से पहले हमें एक रासायनिक अपक्रिया, जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी, जो सक्रियता श्रेणी होती है, रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है, उसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम शुद्धिकरण या शुद्ध धातु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी बोर्ड एग्जाम या अन्य जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते इसको हम समझ लेते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला या बहुत बेहतरीन श्रृंखला है। इसको समझ लेने से आप धातुओं का निष्कर्षण किसका हो सकता है, किस आधार पर हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो यहाँ से आपने प्यारे बच्चों आपने देखा कि सभी धातुओं में अपनी क्रियाशीलता अलग अलग होती, कुछ अधिक क्रियाशील होती, कुछ कम क्रियाशील होती, बहुत कम क्रियाशील होती, ऐसी भी होती हैं। तो उन्हीं क्रियाशीलता के आधार पर हम सभी धातुओं को क्या करेंगे, एक घटते हुए क्रम में रखेंगे, यानी अवरोही क्रम में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में रखने से एक श्रेणी बनकर तैयार हो जाएगी। और जो ये श्रेणी बनकर तैयार हो जाएगी, इसी को हम कहेंगे क्या, सक्रियता श्रेणी। देखिए आज चलते हम समझते हैं। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो हम कहेंगे सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। अब इलेक्ट्रॉन त्याग कैसे करती है, आपको हमने बताया होगा सोडियम। अब सोडियम जैसे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो देखो इसमें क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया है, तो इस पर देखो Na+ यानी धन आयन बना लेगी। इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। तो इस प्रकार देखेंगे ये धन आयन, यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। और धन आयन वही बनाएगा जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। भाई जो देगा,
त्याग कर देगा वही तो धनी होगा। देने वाला या त्यागने वाला धनी होता है और लेने वाला या ग्रहण करने वाला ऋणी होता है। कहने का तात्पर्य है पॉजिटिव जो आएगा वो किसके कारण आएगा? देने के कारण। जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं सोडियम और कैल्शियम में क्या आ रहा है? धनात्मक चार्ज आ रहा है। वही आपको बता रहे हैं सभी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं और धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति या क्रियाशीलता अलग अलग होती है। तो सभी धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। अभी हमने बताया कुछ अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती हैं, कुछ बहुत ही कम क्रियाशील होती है या अक्रिय होती हैं, क्रिया ही नहीं करती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे। अतः यहाँ से आपकी परिभाषा बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो है इसकी परिभाषा क्या होगी? कहेंगे धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम अथवा अवरोही, घटते क्रम कह लीजिए या अवरोही क्रम या डिसेंडिंग आर्डर कह लीजिए, में रखने से एक श्रेणी या श्रृंखला प्राप्त होती है और इसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपकी हो जाती है सक्रियता श्रेणी। बहुत ही बेहतरीन परिभाषा, बहुत ही सरल परिभाषा। क्या कहेंगे? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, जो उनकी क्रियाशीलता है उसके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। घटता क्रम का मतलब होता है अधिक क्रियाशील ऊपर रखेंगे और कम क्रियाशील क्या करेंगे? धीरे धीरे हम नीचे चले आएंगे। तो अगर हम देखें ऊपर हम लिखें अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, और नीचे हम जाएंगे तो क्या कहेंगे? कम क्रियाशील। नीचे चलते चले जाएंगे तो हम कहेंगे कम क्रियाशील। क्या होंगी? कम क्रियाशील। अब इसको हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम को, फिर हम लिखेंगे सोडियम को, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस प्रकार आप देखेंगे ये घटता हुआ क्रम है। ये क्या है? घटता हुआ क्रम है। इस प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, आपने सुना, हमने आपको बताया कि किस तरह सक्रियता श्रेणी होती है। सक्रियता श्रेणी के कौन कौन से तत्व होते हैं, उन तत्वों की हम संपूर्ण जानकारी पता करते हैं कि किस तरह तत्व की सक्रियता श्रेणी होती है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से तत्व होते हैं। तो देखो, हमने अभी बताया सक्रियता श्रेणी यानी उसमें अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और कम क्रियाशील होते हैं। यानी अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील तत्व को हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में रखते हैं? घटते हुए क्रम में, या फिर हम क्या कह रहे थे? अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही क्रम, अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हम जो तत्व हैं या धातुएं हैं उनको घटते हुए क्रम में संयोजित करते हैं और घटते हुए क्रम में संयोजित करने यानी अवरोही क्रम में संयोजित करने से जो एक श्रेणी बन रही थी उसी को हमने क्या नाम दिया था? उसी को हमने नाम दिया था सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखो तत्व कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है, ये हमने लिखा है। के से पोटेशियम होता है, सोडियम है Na से, नेट्रियम इसे कहते हैं लैटिन भाषा में, कैल्शियम हो जाएगा, Mg से मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा Al, जिंक हो जाएगा, Zn हो जाएगा जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं, आयरन हो जाएगा, आयरन को लोहा कहते हैं। फिर हो जाएगा पीबी को लेड या फिर इसी को हम सीसा भी कहते हैं। फिर है हाइड्रोजन, कापर है, Hg है, Hg को हम पारा कहते हैं या इसी को हम मरकरी भी कहते हैं। मरकरी, ये तांबा है और ये Ag सिल्वर हो जाएगा यानी चांदी हो जाएगी और Au हो जाएगा सोना यानी गोल्ड। और इसी प्रकार आप कहना चाहें तो प्लेटिनम। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये क्या है? ये अधिक क्रियाशील हैं, ये कम क्रियाशील हैं। जब अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील जब तत्वों को आप जान जाते हैं, धातुओं को जान जाते हैं, तो यानी ये आप देखेंगे अधिक क्रियाशील है। ये क्या करेंगी? हल्की सी नमी या ऑक्सीजन जो भी मिलेगा उससे झट से क्रिया कर लेंगी, यानी अधिक क्रियाशील है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे Ag, Au, प्लेटिनम आपने सुना होगा ये कम क्रियाशील होती, बल्कि आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के जो नीचे होती हैं वो होती हैं अधिक क्रियाशील और हाइड्रोजन से जो नीचे होती हैं उन्हें कहते हैं कम क्रियाशील। हाइड्रोजन के ऊपर अधिक क्रियाशील, हाइड्रोजन के नीचे कम क्रियाशील। तो यानी हाइड्रोजन भी एक प्रकार की धातु है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने क्या समझा? सक्रियता श्रेणी में किस तरह तत्वों को हम करते हैं। तो यानी ये जब आप समझ लेते हैं तो अब हमें कुछ उदाहरण से आपको समझाना होगा कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये अधिक क्रियाशील हैं या कम क्रियाशील हैं। तो यहाँ से आपको समझना होगा प्यारे बच्चों, क्या समझना होगा? एक हमने पढ़ाई होगी पाठ 1 में प्रतिस्थापन अवक्रिया, प्रतिस्थापन हमने पढ़ाई होगी प्रतिस्थापन अवक्रिया। यहाँ से हम डिटेल से बताते हैं इसको, इस श्रेणी से आपको बताते हैं कि किस तरह इस
श्रेणी का महत्व है, कैसे हम धातु के निष्कर्षण में इसके महत्व को समझेंगे, कैसे हम हाइड्रोजन तत्वों को ज्ञात करेंगे, कौन हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, कौन हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इस प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा ज्ञात करते हैं। जिसे आपने पार्ट 1 में अध्ययन किया है उसको हम डिटेल में और ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। देखिए कैसे होती प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ से हमने आपको क्या बताई, ये परिभाषा प्रतिस्थापन अपक्रिया बताई है। जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक, यानी अधिक क्रियाशील धातु होगी, कम क्रियाशील धातु का यौगिक होगा या उसका विलयन होगा, विलयन से विस्थापित कर देती है, तो इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बस सिंपल से समझना है, अधिक क्रियाशील धातु यानी भाई अधिक क्रियाशील धातु क्या होगा, जो ताकतवर होगा, और ताकतवर जो होगा यानी बड़ा डान होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है वो बड़े क्या करेगा, ताकतवर कमजोर को भगा सकता है। भले ही भीड़ में आए, शेर अकेले चलता है और जो गीदड़ होते हैं झुंड में चलते हैं, लेकिन उन झुंड भी उस शेर को देखकर भाग जाता है। कहने का तात्पर्य अधिक क्रियाशील जो धातु होती है, कम क्रियाशील जो धातु है वो कई सारे यौगिक के रूप में यानी कई सारी मिलकर आती है। देखो कैसे हम बता रहे हैं, उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहो तो हम कहेंगे, कैसे कहेंगे, जैसे हमने लिया कापर, हमने क्या लिया कापर, और कापर के साथ हमने और क्या ले ली है AgNO3, ये लिया हमने। अब यहाँ पर देखो जो Ag आई है, Ag के साथ N और O3 यानी ये यौगिक आया है यानी विलयन आया है, इसे हम कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, जबकि ये क्या है, ये है कापर। यानी सिल्वर नाइट्रेट का ये पूरा विलयन आया है या यौगिक आया है, ये अकेले आया है। लेकिन अब हमें पता लगाना है कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। ये कापर है और ये AgNO3 है। तो हम देख रहे हैं Ag कहाँ पर है, Ag ये देखो है, और कापर कहाँ पर है, कापर ये है। तो कापर बताओ ऊपर है यानी अधिक क्रियाशील, Ag है नीचे यानी कम क्रियाशील। तो बताओ ये कापर अधिक क्रियाशील है, तो बताओ कापर को यहाँ, ये जो कापर अधिक क्रियाशील है, तो बताओ Ag को क्या करेगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ से ये इसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, और इस प्रकार क्या बन जाएगा, CuNO3 का ट्वाइस प्लस, यहाँ Ag यौगिक के रूप में था, लेकिन यहाँ कापर ने क्या किया, इसको वहाँ से उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, स्वयं बैठ गया, क्योंकि ये ताकतवर था। कापर अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील। वही हमने परिभाषा में लिख रखा, अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगी, कम क्रियाशील धातु के यौगिक या उसके विलयन से विस्थापित कर देगी। इसी को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखो Ag को इसने यहाँ पर विस्थापित कर दिया, Cu स्वयं बैठ गया है। अब दूसरी बात हम फिर लेते हैं, कापर हमने फिर लिया पुनः एक बार, लेकिन कापर के साथ अब इस बार हमने क्या लिया है, जिंक सल्फेट ले लिया है। जिंक सल्फेट, ये क्या है, जिंक सल्फेट है, और ये क्या है, ये है कॉपर। क्या अब ये संभव है क्या, अब ये संभव है क्या कि ये इसको विस्थापित कर देगा? तो हम जरा देखते हैं क्या विस्थापित कर पाएगा। तो हम देख रहे हैं कापर तो यहाँ पर है, लेकिन जिंक तो ऊपर है, यानी अब अधिक क्रियाशील जिंक है, और कॉपर है कम क्रियाशील, यानी जो अधिक क्रियाशील है उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे ये क्रिया संभव नहीं है, क्रिया संभव नहीं है, क्रिया संभव नहीं है। यानी कापर कम क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है। बोले तो ये जो आपकी श्रेणी है, ये श्रेणी क्लियर करती है कि कौन सी प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया कहाँ से क्लियर होगी। तो आप देखेंगे इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि नीला जो विलयन होता है कापर की राड को डालते हैं, जिसके कारण उसके रंग परिवर्तन हो जाता है। रंग परिवर्तन इसलिए हो जाता है क्योंकि यौगिक ही दूसरा बन गया है। यानी यहाँ था AgNO3,
लेकिन इसकी कॉपर की राड डालने पर क्या हुआ, ये बन गया कॉपर नाइट्रेट। तो इस प्रकार विलेन ही बदल जाता, तो रंग तो बदलना ही बदलना है, इसीलिए इसमें रासायनिक अपक्रिया हो जाती है और जिसका नाम है प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब ये क्यों संभव नहीं आप समझ रहे हैं, जबकि उसमें कहेगा जिंक सल्फेट के विलेन में कॉपर की राड डालने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई रंग नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है जबकि जो आपकी जिंक है वो अधिक क्रियाशील है। यानी ये धातुएं नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देंगी जबकि नीचे वाली ऊपर वाली को विस्थापन नहीं कर पाएंगी। अगर हम दूसरा उदाहरण और समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, हम क्या लेते हैं, हमने लिया कॉपर सल्फेट और प्लस हमने कैल्शियम ले लिया। देखिए जरा, हमने कैल्शियम ले लिया, तो कैल्शियम ले लिया, तो कैल्शियम देखो कहाँ है, कैल्शियम ऊपर है, कॉपर का स्थान नीचे है, तो यहाँ पर ये संभव है। यानी CaSO4 देखो यहाँ पर बन गया, Cu यहाँ पर था, यहाँ Ca है, ध्यान देना ये Cu है। आप लोग कंफ्यूज होते, ये कॉपर है ये कैल्शियम है, कैल्शियम अधिक क्रियाशील है जबकि कॉपर कम क्रियाशील, कॉपर मतलब तांबा। तो यानी ये कैल्शियम जो है इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा और इस प्रकार कॉपर ये अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो यानी ये क्रिया क्या है, ये अगला उदाहरण है, ये एक है। इससे पहले हमने दूसरा बताया जो संभव नहीं था और हम कह सकते हैं कौन सी है, ये तीसरी है। इसी प्रकार अगर और उदाहरण आप लेना चाहें तो और भी बना सकते हैं, जैसे हमने कह दिया NO3 का ट्वाइस, और इसके साथ हमने क्या ले लिया है, Mg के साथ हमने ले लिया है कैल्शियम Ca। अब देखो यहाँ पर ये संभव है कि नहीं है, क्योंकि भैया Ca तो Mg से ऊपर है, तो यानी ये भी संभव है, भले ही धीमी गति से हो लेकिन संभव है। हम क्या कह देंगे, बन जाएगा CaNO3 का ट्वाइस और इस प्रकार ये Mg अलग हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये Mg अलग हो गया है, क्यों संभव, तो ये देखो हमने प्रतिस्थापन क्रिया के बहुत सारे उदाहरण बताए और आपको ये भी बताया कि कौन सी क्रिया संभव नहीं है। अगर हम ऊपर वाली यौगिक लिखते हैं नीचे वाली कम क्रियाशील लिखते तो ये संभव नहीं है। अगर हम देखना चाहें एक उदाहरण और आपको देते हैं जो संभव नहीं है, जैसे हमने कह दिया Ag और प्लस हमने कह दिया MgNO3 का ट्वाइस। अब देखो Ag कहाँ पर है, Ag तो बिल्कुल निचले स्तर में है, जबकि MgNO3 का ट्वाइस यानी Mg तो ऊपर है, अधिक क्रियाशील ये है, ये कम क्रियाशील है। Mg अधिक क्रियाशील है, Ag कम क्रियाशील है, तो मतलब ये संभव है क्या, ये संभव नहीं है। तो हम कहेंगे यह क्रिया संभव नहीं है। तो इस प्रकार जब ये आप समझ जाएंगे तो जिसके द्वारा हम धातुओं का निष्कर्षण बड़ी ही आसानी से करना संभव हो पाएगा और हम कर पाएंगे। तो अब तक आपने देखा कि शक्यता श्रेणी क्या होती है, हमने विस्थापन अपक्रिया भी साथ में बताया, विस्थापन क्रिया कैसे संभव है। अब हम बताते हैं शक्यता श्रेणी के महत्व, यानी हम शक्यता श्रेणी के महत्वों को बताते हैं कि शक्यता श्रेणी के महत्व क्या हैं। पहली बात हम कह सकते हैं इस शक्यता श्रेणी के द्वारा धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है, यानी कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है उसकी जानकारी भी हम इसे शक्यता श्रेणी से पता कर पाते हैं। तो यानी कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी, शक्यता श्रेणी के द्वारा। तो यानी पहला महत्व क्या हो जाएगा, धातुओं की क्रियाशीलता का हमें ज्ञान हो जाएगा। दूसरी बात चलेंगे, शक्यता श्रेणी की सहायता से धातुओं का निष्कर्षण करना संभव है। यानी अभी हमने बताया था धातुओं का निष्कर्षण जब हम करेंगे, धातुओं यानी अयस्कों से हम धातुओं का जब निष्कर्षण करेंगे उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये शक्यता श्रेणी प्राप्त होनी चाहिए जिससे हम उन धातुओं को उससे विस्थापित कर सकें और धातु को उससे निकाल सकें, शुद्ध धातु प्राप्त कर सकें। तीसरी बात हम कहेंगे हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तथा हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातुओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी कौन सी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, कौन सी धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं, ये संपूर्ण जानकारी हमें इसी शक्यता श्रेणी के माध्यम से ही हो जाती है। तीसरा हो गया। चौथा हम चलें तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं मुख्यतः अधिक क्रियाशील होती हैं तथा
हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, यानी हाइड्रोजन से जो ऊपर स्थित हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर जो स्थित हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे स्थित हैं वो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो यानी इस प्रकार की जानकारी भी हमें किससे प्राप्त होती है, इसी शक्यता श्रेणी के द्वारा ही पता चलती है। तो शक्यता श्रेणी हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे धातुओं का निष्कर्षण। अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे धातुओं का निष्कर्षण। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट के माध्यम से हमें पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको लगता है उस प्रकार की आप हमें दीजिए, ताकि हम अपने वीडियो में या अपने जो लेक्चर हैं उनमें सुधार कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर समझा सकें। धन्यवाद।